सर जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम रहता है उसमें हमें हमारे पास जो भी सब्जेक्ट है 2, 3 या 4 उसको किस तरह से प्लान करना चाहिए, या मैं अपने टाइम पे कैफ लेवल की चीजें किस तरह से प्रिपेयर करता हूं, तो उन सारी चीजों को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। वर्कशॉप में हम क्या चीजें कवर कर रहे होंगे उनकी भी एजेंडा आइटम्स को डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर आज की इस सेमेस्टर की ऑफिशियली लास्ट क्लास को हम कंक्लूड करते हैं। देखें, मैं अपनी कैफ की स्टडीज में एक इस तरह का स्टूडेंट था जो कि जो क्लासेस वाला ड्यूरेशन होता है ना उसमें कोई सेल्फ स्टडी नहीं करता था। मेरी सारी सेल्फ स्टडीज पेपर से 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ करती थी। अच्छा, इसका एक ये ऑब्वियसली कि एक रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, लेकिन मेरे केस में ये चल जाता था क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प थी, मतलब मुझे चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। मुझे ये भी याद रह जाता था कि यार क्लास में टीचर ने 2 महीने पहले 3 महीने पहले इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्या एग्जांपल दी, जो कि जनरली लोगों को याद नहीं होती। तो मुझे इस चीज का एज था, तो मैं पेपर से 1 महीने पहले भी अगर सेल्फ स्टडी करता था तो मेरे पेपर्स मैनेज हो जाते थे। हर कोई इस तरह से चीजों को मेमोराइज या याद नहीं रख पाता। तो ऑब्वियसली अब जो टाइम गुजर गया, 3-4 महीने हमारे इस कोर्स के गुजर गए, जिसने क्लासेस के साथ साथ चीजें कवर की अच्छी बात है, जिसने क्लासेस के साथ साथ चीजें कवर नहीं की बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट महीना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं वैसे अगर अपनी ओवरऑल सी जर्नी के हवाले से डिस्कशन करूँ ना, तो मैं कोई बहुत ज्यादा इस तरह का पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं था कि जो थ्रू आउट द कोर्स 12-12, 15-15 घंटे पढ़ता हो। क्लासेस में मेरा भी जो है ना एटीट्यूड बड़ा ही कैजुअल हुआ करता था। हाँ, अटेंडेंस मेरी मैं कह सकता हूँ कि यार अप्रोक्सीमेटली 100% तक थी। जिन सब्जेक्ट की मैंने क्लासेस ली मेरी तकरीबन 100% तक अटेंडेंस थी। मैंने हार्डली किसी सब्जेक्ट की किसी क्लास में 1 या 2 दिन छुट्टी कर ली हो तो कर ली हो, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि मैंने बिला वजह किसी रीजन की वजह से छुट्टियां क्यों। अटेंडेंस 100% होती थी, सेल्फ स्टडी मेरी कम हुआ करती थी। लेकिन मैंने जो भी अपनी सीए की स्टडीज में टाइम गुजारा है ना, अल्लाह की तरफ से था या अल्लाह ताला ने इस तरह के लोग दिए जिन्होंने इस तरह से गाइड किया कि मैंने चीजों को हमेशा प्रायोरिटाइज किया है कि कौन सी चीज किस वक्त जरूरी है, उस चीज पे उस चीज को टाइम दिया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा कैफ का जनरली स्टेज कैसे गुजरता था कि भाई पहला मॉड्यूल आया हमारे टाइम पे, मॉड्यूल ए से लेकर डी तक का, तो 6 महीने पहले क्लासेस हुई। अब जो 4 से 4.5 महीने क्लासेस चल रही है उस टाइम पे क्लासेस प्रॉपर्ली ले रहा हूँ, कोई सेल्फ स्टडीज वगैरह नहीं कर रहा। बाकी टाइम अपने दोस्तों को, अपने जो भी जिमिंग वगैरह का मुझे शौक था उसको टाइम दे रहा होता था। लेकिन जब पेपर से 1 महीने पहले मैं तैयारी के लिए बैठता था, तो अब मुझे मालूम था कि यार अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए एग्जाम की प्रिपरेशन ही है। तो उस टाइम पे मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई जिम मैंने किया हो या कोई दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो या इस तरह की चीजों में। फिर पेपर से 1 महीने पहले मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, और फिर मुझे ये भी कॉन्फिडेंस होता था कि यार पेपर के 1 महीने पहले जितना मैं पढ़ रहा हूँ ना, शायद ही बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरी तरह इतना ज्यादा पेपर से 1 महीने पहले पढ़ते होंगे। लाइक पेपर के 30 दिन पहले मुझे अपना शेड्यूल याद है कि मैं दिन में 12 से 13 आवर्स की अफेक्टिव स्टडीज कर रहा होता था। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ अफेक्टिव स्टडीज का। अगर आज आप घर पे या लाइब्रेरी में बैठ के 12 घंटे पढ़ते हो ना, सुबह 9 से लेकर रात 9 तक, तो वो 12 घंटे इफेक्टिव नहीं होते। उसमें 10 बार आप लोगों को वॉशरूम जाना होता है, उसमें खाना भी होता है, नमाज भी होता है, मोबाइल भी यूज कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे होते हैं। मैं 12 से 13 घंटे की अफेक्टिव स्टडीज की बात कर रहा हूँ। 12 से 13 अफेक्टिव स्टडीज को अचीव करने के लिए आपको ग्रॉस कोई 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो जाके 12 से 13 घंटे इफेक्टिव निकल रहे होते। अच्छा, अब अगर हम बात करें पेपर से 1 महीने पहले प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, 2 तरह के प्लान जनरली स्टूडेंट बना रहे होते हैं। एक तो कुछ लोग इस तरह से प्लान कर रहे होते हैं कि पहले 1 हफ्ता पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, फिर पूरा 1 हफ्ता FAR1 कवर कर लिया, फिर पूरा 1 हफ्ता कॉस्टिंग या बिजनेस लॉ कवर कर लिया। और एक अप्रोच ये होती है कि आपने एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके चल रहे हो। पहली वाली अप्रोच मैं 100% रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो ये वाला काम करे कि पहले 1 हफ्ता 8 दिन टेक्स्ट पढ़ रहा है, फिर 1 हफ्ता 8 दिन FAR1 पढ़ रहा है, फिर 1 हफ्ता 8 दिन बिजनेस लॉ। ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड अप्रोच नहीं होगी। जितने भी सब्जेक्ट्स आप प्लान कर रहे हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, आपको हर सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे कवर करना है। अब मैंने किस तरह से शेड्यूलिंग की हुई थी, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मार्च के फर्स्ट वीक में मेरा एग्जाम है, तो मैं सीरियस हो गया फेब के स्टार्ट से। अच्छा, मेरे टाइम पे कोई वर्कशॉप वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो वर्कशॉप वगैरह का कोई टाइम मुझे एलोकेट नहीं करना पड़ता था। तो मैं क्या किया कि भाई 1 फेब से लेकर 28 फेब तक का एक शेड्यूल बनाया। मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने शेड्यूल को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, टैक्स, FAR1 और लेट्स से के कॉस्टिंग। अब चूंकि मैंने इन सब्जेक्ट की क्लासिंग ली हुई थी,
तो मुझे पता था कि हर सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक पे ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक अंदाजन बता रहा हूँ कि भाई सैलरी एक दिन में हो जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक दिन में हो जाएगा, कैपिटल गेन एक दिन में हो जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 से 3 दिन में हो रहा होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक दिन में हो जाएगा, एग्जामिशन एक दिन में हो जाएगा। मैंने सारे टॉपिक्स जो मैंने अगले दिनों में कवर करने हैं वो प्लॉट कर दिए। इसी तरीके से IAS 16 को लेट से 2 दिन दे दिए, IAS 23 को 1 दिन दे दिया, IAS 40 को 1 दिन दे दिया, IAS 20 को 1 दिन दे दिया। और अच्छा ये एक दिन का शेड्यूल है और एक दिन में मैंने रखा हुआ कि मैंने कम से कम 12 घंटे मैनेज करना है। तो मैंने 3 साढ़े 3 घंटे इसको दे दिए, 3 साढ़े 3 घंटे इसको दे दिए, 3 साढ़े 3 घंटे इसको दे दिए और एक दिन को तोड़ दिया। मैं कोशिश ये करता था कि मुझे थ्योरी याद तो अच्छी हो जाती थी लेकिन याद करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, मतलब कोफ्त आती थी उसमें। तो जो मेरा दिन का सबसे इफेक्टिव टाइम होता था ना उस टाइम पे मैं थ्योरी रट रहा होता था। और दिन के जिस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा नींद आ रही होती थी उस टाइम पे मैं कोशिश करता था कि कोई प्रैक्टिस सब्जेक्ट रखूं। लाइक मुझे याद करने की आदत, मैं तकरीबन रात के 10 बजे से लेकर रात के 2-2:30 बजे तक अच्छा रट्टा लगा सकता था। तो उस टाइम पे मैं रट्टा लगा रहा होता था। दोपहर के खाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही होती थी तो उस टाइम पे मैं कोशिश करता था कि कोई कंप्यूटेशन वाला सब्जेक्ट उठा लूं। अब मैंने सारे सब्जेक्ट्स प्लॉट किए। लेट्स से कि मेरे पास ये महीना अवेलेबल था और मार्च के फर्स्ट वीक में पेपर है। तो पेपर से जो इमीडिएट पहला वाला हफ्ता है ना, तुम्हारा मार्च के पहले मंडे से पेपर स्टार्ट हो रहा होगा। तो पेपर से जो पहले वाला हफ्ता है ना उसमें तो मैंने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिवाइज नहीं, कोई मल्टीपल सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करना क्योंकि वो हफ्ता सिर्फ फाइनल रिवीजन का है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई 1 मार्च को ही पहला पेपर है। तो मैंने क्या करा कि फैब के भी ना एंड के 4-5 दिन हटा दिए। ये फैब के जो एंड के 4-5 दिन होंगे ना ये फाइनल पेपर से पहले रिवीजन के। इसमें मैं 2 दिन कंप्लीट टेक्स्ट रिवाइज करूंगा पूरे दिन, 2 दिन कंप्लीट FAR 1 रिवाइज करूंगा और पेपर से 2 दिन पहले फिर मैं कंप्लीट सी में रिवाइज कर रहा हूं। तो मेरे पास लेट से 24 दिन बच गए। अब मैंने क्या किया कि मैंने ना इन टॉपिक्स को प्लॉट करने की कोशिश की। तो अगर तो कोई सब्जेक्ट इन 22, 23, 24 दिनों में अलोकेट ही नहीं हो पा रहा ना तो मैंने फिर उसी वक्त डिसीजन ले लेना था कि यार इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने की, इस पर आधी अधूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इस सब्जेक्ट को अब मैं ड्रॉप कर दूं। अगर लेट से कि मेरे पास मैं फर्स्ट फेब पे, आज तो फर्स्ट फेब भी नहीं, आज तो 8 या 9 फेब हो गई है। अगर मैं फर्स्ट फेब पे और मेरे पास 23 फेब तक का टाइम है क्योंकि आखिरी हफ्ता तो मैंने रिवीजन का रखा है कंप्लीट, मेरे पास फर्स्ट फेब से लेकर 23 फेब तक का 23 दिन का टाइम है और मैंने सब्जेक्ट्स को प्लॉट किया और एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स प्लॉट ही नहीं हो पा रहे, 4-5 टॉपिक्स रह जाते हैं। तो फिर मैं पहले ही डिसाइड कर लेता था कि यार इस सब्जेक्ट को या तो मैं कंप्लीटली ड्रॉप कर दूं क्योंकि सीए को कोई पेपर आधी अधूरी मेहनत करके निकलेगा नहीं। मेरे केस में ऐसा नहीं होता था, मेरे पास इतना 22, 25, 30 दिन का टाइम होता था कि मैं सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाता था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनके 30, 40, 20, 30 लेक्चर्स ही रह गए और ठीक ठाक अवाम ऐसी है जिनके 20 लेक्चर, 25 लेक्चर, 30 लेक्चर्स रह गए या लेक्चर्स लिए तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है और वो बिल्कुल भी भूल चुके हैं। तो इस केस में तुम्हें प्रैक्टिकली सोचना है कि जज्बाती होकर डिसीजन नहीं लेना, एक साउंड, एक प्रोफेशनल डिसीजन लेना है कि क्या अगले जो भी रिमेनिंग डेज है तुम्हारे पास 15-20 दिन है उसमें ये चीजें कवर हो सकती है। इफ यस तो शेड्यूल को प्लॉट करो। कोई एक सब्जेक्ट तुम्हें लग रहा है मैनेज नहीं हो पा रहा तो बेहतर है कि फिर उसको डे 1 से ही खत्म कर दो, टाइम 2 सब्जेक्ट्स में एलोकेट कर दो। तुम्हें दिख रहा है कि यार अगले 15 दिनों में ये तीनों सब्जेक्ट्स पूरे नहीं होने वाले, तो फिर इस प्लान पे अमल करने से बेहतर है कि तो एक सब्जेक्ट को हटाओ और इन 2 सब्जेक्ट को 6-6 घंटे दे दो। लेट्स से तुम्हें लग रहा है कि 2 भी सब्जेक्ट भी नहीं होंगे तो एक सब्जेक्ट और हटाओ और फिर अगले 30 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहो। ऐसा ऑब्वियसली बहुत रेयर लोगों के साथ हो रहा होगा जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। अब मैं क्या करता था कि भाई पहला दिन गुजरा, फर्स्ट फेब कट हुआ, तो एक दिन गुजरने के साथ लाजमी इन तीनों के एजेंडा में से कोई एक आइटम कैंसिल होना चाहिए। मैं ये नहीं करता था कि भाई फर्स्ट फेब के आगे मैंने सैलरी और IAS 16 और लेट्स से कि यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग लिखा है तो फर्स्ट फेब में ये ही तीनों कैंसिल हो। मैं ये कोशिश करता कि भाई एक दिन कट हो रहा है ना तो यहां से कोई एक चीज कर लियो, यहां से कोई एक चीज कर लियो, यहां से कोई एक चीज कर लियो। ऐसा इसलिए कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस उठा लिया, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस थोड़ा हैवी है, फिर कोशिश करो कि अगर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है या तुम्हें ज्यादा थका रहा है फिर FAR 1 में उस दिन कोई हल्का टॉपिक कर लो। अब तुम टेक्स्ट में एक दिन में इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहे हो, FAR 1 में IAS 16 या NPO कर रहे हो और अगले इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हो तो फिर तुम रात में बीमार पड़ जाओगे। तो अगर एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट में तुम एक हैवी टॉपिक आज उठा रहे हो तो इसका कोई लाइट टॉपिक उठा लो या इसका कोई लाइट टॉपिक उठा लो, लेकिन टारगेट ये रखना कि भाई हर गुजरते दिन के साथ साथ इसका कोई भी एक एजेंडा आइटम कट हो रहा हो,
इसका कोई एक एजेंडा आइटम कट हो रहा हो, इसका कोई एक एजेंडा आइटम कट हो रहा हो, और बस आपने अब इस प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। देखो ये प्लान ना तुम्हें काफी ज्यादा रिलैक्स रखेगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते थे कैफ लेवल पे या फाइनल लेवल पे, कोई प्लानिंग नहीं करते थे, सुबह 9, 9:30, 10 बजे और 12, 1 बजे तक लगातार मुसलसल पढ़ रहे, कोई डिस्ट्रक्शन ही पढ़े जा रहे। लेकिन कभी भी पूछो कि हाँ भाई तैयारी कैसी है, तो हमेशा उनका रोना लगा रहता था कि यार अभी तो ये रहता है, अभी तो ये रहता है, अभी तो ये रहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब भी किसी भी पॉइंट इन टाइम पे, लेट्स से 10 फेब को आगे पूछे हाँ भाई कितनी तैयारी हो गई, अबे यार अभी तो ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, यानी वो हर वक्त पैनिक ही रहते थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि उनको आगे क्या कवर करना है, उनके पास कितना टाइम अवेलेबल है। मेरी केस में ये था कि भाई 10 दिन गुजर गए ना, अब मैं अपने आप को देखूं कि यार 10 दिन गुजर गए, अभी 15-15 चीजें रहती हैं, लेकिन वो 15-15 चीजें प्लान में नजर आ रही है ना कि अगले 15 दिनों में मैं कर लूंगा। मैं किसी टाइम पे पैनिक नहीं होता था। लेट्स से मैंने 30% कोर्स कवर किया और इवैल्यूएट किया, मेरा 70% कोर्स रहता है, तो 70% कोर्स रहता है, उसके लिए टाइम भी तो रहता है। तो इस तरीके से ना आप जब पूरा फोरकास्ट कर रहे हो तो ना कि अगले 20, 22, 25 दिन में आपने ये चीजें इन हिसाब से कवर करनी है, फिर आपने सिर्फ उस प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। आपके साथ एक दोस्त ऐसा आएगा जिसने सारे लेक्चर्स भी ले लिए होंगे, जिसने पास पेपर्स भी 3-3 बार कवर कर लिए होंगे, मुर्तजा कायद के भी लेक्चर ले लिए होंगे, 1-2 टीचर की और वर्कशॉप भी ले ली होंगी, ऐसे दोस्त भी आएंगे। इन दोस्तों को अपने सर पे सवार मत कीजिएगा, क्योंकि सारी गेम जो है ना वो आपके नर्व्स की है कि आप अपने आप को कितना कंपोज, कितना सुकून में रखते हो। आपके आसपास ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुपा रुस्तम है, आपको बता रहे नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो पढ़ रहे हैं वाकई में। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने भी ऐसे ही किया था लोगों के साथ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भाई ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, इसका भी लेक्चर देख लिया, इसका भी वर्कशॉप कर लिया, इसका भी पास पेपर, पिछली 20 टाइम के पास पेपर, सब कुछ कर लिया। वो जो इतना ज्यादा ढोल पीट रहे होते हैं ना, इन दी एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि उनका रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा होता। अच्छा कुछ ऐसे होंगे बिल्कुल डैश, अभी भाई कुछ भी नहीं किया, अभी तो ये भी रहता है, अभी तो वो भी रहता है, मैं तो पास पेपर्स कर ही नहीं रहा। आपने दोनों की बातों को ना अपने सर पे सवार नहीं करना। जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपने उसकी बातों को सुनकर खुद को पैनिक मोड में नहीं लाना, क्योंकि आपके पास प्लान है। और जिसकी बहुत बेकार तैयारी है, तैयारी नहीं है, उसको देखकर अपने आप को रिलैक्स भी नहीं करना, क्योंकि आपने अपना प्लान फॉलो करना है। तो आप अपनी चीजों पे टारगेट रखें, अपनी चीजों पे फोकस रखें, इंशाल्लाह चीजें मैनेज हो जाएंगी। अब इसमें वर्कशॉप भी आ रहा है। देखो एक चीज लास्ट डिस्कस कर लूं, उसके बाद वर्कशॉप पे बात करता हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी टॉपिक के लेक्चर्स या तो क्लास में बैठकर या लाइव या रिकॉर्डेड ले लिए ना, और वो टॉपिक भूल चुका है, और वो ये प्लान कर रहा है कि यार क्लासेस खत्म हो तो मैं इस टॉपिक की दोबारा से लेक्चर्स ले लूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा अगर तुमने एक लेक्चर एक दफा देख लिया है ना, अब उस लेक्चर को दोबारा नहीं देखना। भले तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम वो लेक्चर दोबारा से देखो। बेहतर यह है कि तुम अपनी नोटिंग उठाओ, अपना रजिस्टर उठाओ या समरीज उठाओ, उससे रिवाइज करने की कोशिश करो, वो कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सैलरी को 1901 में पढ़ा था, याद ही नहीं है मैं सैलरी, तो ये नहीं कि सैलरी के 12 घंटों के लेक्चर लेने बैठ गए वापस। सैलरी को आप अपने रजिस्टर या अपनी बुक से रिवाइज करें, आप कम टाइम में उसको रिवाइज कर लेंगे, आधे टाइम में रिवाइज कर लेंगे जितना टाइम आप लेक्चर पे लगाएंगे। और मैं कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा लूं, या लेक्चर्स कितनी अच्छी क्वालिटी के क्यों ना हो, जब तक आपकी अपनी सेल्फ स्टडी नहीं होगी ना, कोई अल्लाह का फरिश्ता भी आके आपको पास नहीं करवा सकता। अगर मुर्तजा कायद के पढ़ाने से ही पास हो रहे होते तो फिर 100% रिजल्ट आना था। जितने पिछले बैचेस गए उसमें 100% रिजल्ट आना था ना, अगर मेरा ही कमाल था। तो ये मेरा कमाल नहीं था, जो भी आईक्यू का पास बैचेस में रिजल्ट आया, ये उन लोगों का रिजल्ट था जिन्होंने सेल्फ स्टडीज की। जिन्होंने नहीं की, ये उनकी अपनी गलती थी, इसमें मुर्तजा कायद की भी कोई गलती नहीं थी। तो अगर एक दफा लेक्चर देख चुके हो, भले बहुत पहले देखे थे, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुमने लेक्चर्स दोबारा देखने, आप अपनी सेल्फ स्टडीज करें, आप सेल्फ स्टडीज से चीजें ज्यादा कम टाइम में मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं वर्कशॉप की। देखिए अगर तो आपने क्लासेस से ज्यादा चीजें प्रॉपर्ली मैनेज की हैं, जो चीजें मैंने क्लास में कवर करवाई उसको घर जाके रिवाइज कर लिया और रेगुलर बेसिस पर अपना रिवीजन वगैरह रखा है, और अगर इस शेड्यूल में तुम्हारे पास टाइम निकलता है ना, तो वर्कशॉप लेने के लिए आना। अगर तुम्हें लगता है ना कि यार मैं वर्कशॉप से ज्यादा बेहतर है कि खुद घर पे बैठ के रिवाइज कर लूं, मेरा मशवरा है कि तुम्हें वर्कशॉप लेने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने इनकम टैक्स की 3 दिन की वर्कशॉप रखी है, कोई 10:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारी 3 दिन 24 घंटे की वर्कशॉप होगी। अब पहले दिन में इनकम टैक्स के कोई 7-8 सवाल करवा लूंगा, दूसरे दिन में इनकम टैक्स के 7-8 सवाल करवा लूंगा, तीसरे दिन में सेल्स टैक्स के कोई 7-8 सवाल सॉल्व करवा लूंगा। ये 7-8 सवाल मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगा ना, इसमें मुझे 8 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप खुद इसको सॉल्व करते ना तो शायद आप 4.5-5 घंटे में भी इसको कर सकते हो, या मैक्सिमम 6 घंटे में कर सकते हो।
तो अगर तुम्हें टाइम इसमें मैनेज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, आई वुड रिकमेंड कि आप सेल्फ स्टडीज की तरफ चले। अगर लेट से कि हाँ इतना टाइम है कि यार मैं वर्कशॉप से पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लूँ, और सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लूँ, सर के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आप 5 इयर्स ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आ जाए, आपको क्लासेस में 7-7, 8-8 सवाल करवा दी जाएंगे, इंडिविजुअल के, यूपी के, सेल्स के, आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किए तो तुम वर्कशॉप में आके बिल्कुल ब्लैंक ही बैठे होगे। मैं बात करूंगा मेडिकल अलाउंस की, हाउस रेंट अलाउंस की, ईसॉस की या टैक्स ऑन टैक्स की, अगर ये चीजें याद ही नहीं आ रही होगी तो फिर वर्कशॉप भी फ्रूटफुल नहीं रहेगा या कुछ की यूटिलिटी नहीं होगी। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको वर्कशॉप अटेंड करनी है। हाँ बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा सर हम तो माठे हैं कि वर्कशॉप लेना ले, तो फिर पहला दिन आके देख लेना, पहला दिन आके वर्कशॉप में बैठे, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये वैल्यू ऐड हो रही है, कम टाइम में चीजें ज्यादा कवर हो रही है, तो दूसरा और तीसरा दिन अगर लगता है कि नहीं यार ये चीजें मैं खुद पढ़ के कम टाइम में कर सकता था, तो फिर आपको कोई दूसरा और तीसरा दिन या पहला दिन भी पूरा गुजारने की जरूरत नहीं, आप 2-3 घंटे के बाद जा सकते। वो काम करें जिससे आप कम टाइम में चीजें रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने सारी टाइम मैनेजमेंट को देखना है। कोशिश ये कीजिएगा, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्लास में बहुत उनका IQ लेवल एवरेज या अबव एवरेज होता है, जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि यार इनके पेपर रुकेंगे, लेकिन रिजल्ट वाले दिन हमारे बैच में ऐसा ही होता है कि वो स्टूडेंट जो कि शार्प होते हैं लेकिन उनके पेपर रुक रहे होते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 अटेम्प्ट तक रुक रहे होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, स्कैफ में भी है, फाइनल लेवल पे भी है। उनका मसला पता है क्या है, या तो वो पेपर के 3 घंटे को मैनेज नहीं कर पाते हैं, या वो अपनी बात एग्जामिनर को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लाइक मैंने FAR1 की बहुत अच्छी तैयारी की। अच्छा मैं पर्सनली बताऊं, मैं जितना ज्यादा नंबर्स के सब्जेक्ट में तेज था ना, मेरे उतनी ही ज्यादा बेकार नंबर्स के पेपर होते थे। FAR1 का पेपर देके निकल रहा हूँ, मुश्किल से 70-72 मार्क का अटेम्प्ट किया है। कॉस्टिंग का पेपर देके निकल रहा हूँ, मुश्किल से 65 मार्क, यानी कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता था। थ्योरी याद करने में वैसे मौत आ रही होती थी, लेकिन थ्योरी के पेपर में 100 मार्क के 95 मार्क के करके आ जाता था। तो मैंने भी वो 3 घंटे की टाइम मैनेजमेंट नहीं देखी। अब आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है कि वंस आपने ये वाला काम कर लिया ना, अब आपने 2 दिन रखे टेक्स्ट के लिए आखिरी, तो कोशिश किया कि इसमें 1 से 1.5 दिन में रिवाइज किया, और कम से कम 1-2 अटेम्प्ट के पेपर 3 घंटे अपने आप को रूम में या लाइब्रेरी में लॉक करके पूरा पेपर सॉल्व करना है। IQ की लाइब्रेरी में, ICAP की लाइब्रेरी में, घर पे अगर पढ़ने का माहौल है, आपने टाइमर लगाया 3-3.25 घंटे का, एक फ्रेश पेपर उठाया और पूरा पेपर सॉल्व किया। कम से कम 1 या 2 पेपर FAR1 के, टेक्स्ट और कॉस्टिंग के कर लेना। ये पूरी 5 महीनों की मेहनत जाया करवा देगा अगर तुमने पेपर में 3 घंटे मैनेज नहीं किए। तुम्हें लग रहा होता है कि हाँ यार ये सारे सवाल मुझे आते तो हैं, सारे सवाल आते तो हैं, लेकिन वो क्या 3 घंटे में कर पाते हो या नहीं, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो कोशिश करना कि जो भी पेपर तुम दे रहे हो, कॉस्टिंग, बिजनेस लॉ, टैक्स, जो भी है, कम से कम 1 से 2 अटेम्प्ट के पेपर 3-3 घंटे के सिनेरियो में कर लेना। और एक लास्ट चीज, अगर तो कोई सीनियर या मेरा कोई TA जैसे असद हो गया या कोई अवेलेबल है, तो जो पेपर तुमने किया है ना, उसे चेक जरूर करवा देना अपनी गैर मौजूदगी में। देखो होता पता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक NPO का सवाल आ गया, या टैक्स का सवाल आ गया, या कॉस्टिंग का सवाल आ गया। अब मैं उस सवाल को सॉल्व करता हूँ इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, और मैं सवाल के सोल्यूशन को देखता हूँ, तो मुझे तो वो बात समझ आती है क्योंकि मैंने ही तो लिखी है। मुझे तो पता है कि नंबर्स कहाँ से उठकर आ रहे हैं, या थ्योरी में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। लेकिन वो बात अगर मैं इनको रीड करवाऊं, तो क्या ये वो चीजें देखकर वही समझ पा रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ये तो बिल्कुल अलग अलग बात है। एट टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि कॉन्सेप्चुअली परफेक्ट होता है या एक्सेलेंट होता है, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन सेल्फ एक्सप्लेनेबल नहीं होती। एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने कितनी ईमानदारी से फिजिकल क्लासेस अटेंड किए, कितनी ईमानदारी से लेक्चर्स लिए, कितनी ईमानदारी से होमवर्क किए। एग्जामिनर सिर्फ आपको आपकी एग्जामिनेशन कॉपी से जज कर रहा है। तो अगर आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में एग्जामिनर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ना चीजों को, तो वो भी पूरी बनी बनाई इमारत आपकी गिर जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कम से कम 1 या 2 अटेम्प्ट के पेपर आपने सॉल्व कर लेना, या लेट्स से कि जो भी मॉक वगैरह मैं कंडक्ट करूंगा, मॉक में अपेयर हो जाना। मॉक आपका 3 घंटे का होगा तो मॉक में अपेयर हो जाना, तो ये वाली असेसमेंट हो जाएगी और पेपर भी चेक हो जाएगा। अगर मॉक में अपेयर नहीं होते तो कम से कम 1 से 2 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करके किसी को चेक करवा देना अपनी गैर मौजूदगी में, ताकि वो तुम्हें ये फीडबैक दे कि तुम्हारे पेपर में मसला क्या है, क्या लिंकिंग का मसला है, क्या कैलकुलेशन का मसला है, क्या कॉन्सेप्ट्स का मसला है, या तुम अपनी वर्किंग्स को शो नहीं कर रहे। कोशिश में ये करूंगा कि जब वर्कशॉप में टैक्स और FAR1 के सवाल करवाऊं तो बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे करवाऊंगा जैसे आपने एग्जाम में परफॉर्म करना है। लाइक क्लास में वर्किंग करते वक्त मैं बहुत सारी वर्किंग्स को रेफर नहीं कर रहा होता, लेकिन वर्कशॉप में हम सारे सोल्यूशन ऐसे ही करेंगे जो आपकी आंसर कॉपी की वर्किंग होनी चाहिए। तो ये सारी डिस्कशन का एक कंक्लूजन था। कोई आप लोगों का स्पेसिफिक सवाल हो तो मैं आंसर करने के लिए मौजूद हूँ यहाँ पे।
सर जो मैंने वर्कशॉप की टेंटेटिव डेट्स, या टेंटेटिव तो नहीं, अब तो फाइनल ही है, हमारी 10, 11 और 13 को टैक्स की वर्कशॉप हो रही होगी, और 17, 18, 19 को जो है FAR1 की वर्कशॉप हो रही होगी। तो मोस्ट लाइकली 22, 23 या 21, 22 पे टैक्स और FAR1 का मैं मॉक ले रहा हूँ, 2 अलग अलग दिन। नहीं, आपको पहले थ्योरी बुक से अपनी जनरल की नोटिंग से रिवाइज तो करनी चाहिए, फिर आप पास पेपर्स के जो भी बेंचमार्क सवाल वगैरह आपने आइडेंटिफाई किया उसको सॉल्व कर। मोर देन इनफ है आपको। अब तो खैर टाइम भी नहीं है, अगर वो मोर देन इनफ नहीं भी है, वैसे तो मोर देन इनफ है मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर वो नहीं भी है मोर देन इनफ, तो अब वो टाइम भी नहीं है कि तुम कोई नई चीज उठाओ। जो आप लोगों को चीजें क्लास में करवाई गई है टैक्स में, FAR1 में, वो मोर देन इनफ है कि आपको आराम से वो 85, 90, 95 मार्क तक का पेपर अटेम्प्ट करवा देगी। एक चीज मैं बता रहा हूँ, चाहे आपने IQ से पढ़ा है, चाहे मुझसे क्लासेस ली है, चाहे IQ के किसी और टीचर से लिए, चाहे किसी और इंस्टीट्यूट से किसी सब्जेक्ट की क्लास ली है, ये चीज फॉर श्योर है कि आपको 100 मार्क का पेपर नहीं आता होगा, और पेपर में 5 मार्क की, 8 मार्क की, 10 मार्क की चीजें ऐसी आ सकती है या आ जाएंगी जो आपको क्लास में नहीं कवर करवाई होगी। तो सिर्फ उस 8 या 10 मार्क को जज करके टीचर के हवाले से, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी टीचर के हवाले से ये कमेंट पास नहीं करना कि यार इस टीचर ने फेल दिया या इस टीचर ने ये कवर नहीं करवाया। उसने तुम्हें 92 मार्क्स, 90 मार्क्स करवाए, आप में इतनी टप पड़ती तो उस 90 मार्क्स से पास हो जाता है ना। तो अगर 8-10 मार्क की कोई ऐसी चीज आ जाती है, मैं 10 मार्क एक एक्स्ट्रा साइड पे जाके कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर 8-10 मार्क की चीज कोई ऐसी किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो FAR1 हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो टैक्स हो, आपने यहाँ से पढ़ाओ ना पढ़ाओ, अगर आ जाती है तो इसके लिए आपने प्रिपेयर नहीं है, अपने 100 से 50 मार्क्स नहीं लाने, आपने समझ लें कि 95, 85 या 90 से अटेम्प्ट करके आपने 50 मार्क्स सिक्योर करने। एक मुझे अभी फाइनल का एक स्टूडेंट अपनी इक्वेशन बता रहा था कि सर अगर 100 मार्क के पेपर में से 20 मार्क हमें ना आता हो, 80 मार्क हमें आते हैं, उस 80 मार्क को अटेम्प्ट करते वक्त भी हम 20 मार्क गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, यानी 100 मार्क के पेपर में से तुमने 80 मार्क का तुम्हें आता है, 20 मार्क का तुम्हें आता ही नहीं है, तो 80 हुए, उस 80 को भी अटेम्प्ट करते वक्त तुम 20% गलत कर देते हो यार, टाइम की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो भी तुम्हारे 64 मार्क्स बनते हैं, इनमें अभी भी 14 मार्क का मार्जिन है फेल होने के लिए। तो 100% पेपर तो वैसे भी अटेम्प्ट नहीं होगा, हो जाए तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद तो आपकी मेरिट सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल का चांसेस है, लेकिन आपने अप्रोच ये रखनी है कि भाई कम से कम मुझे 85, 90, थ्योरी में कोशिश कीजिएगा 90 तक जाए, FAR1, FAR2, कॉस्टिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स में अगर आप 75, 80 का भी रीजनल पेपर कर लेते हो ना, आपके पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं ऐड करने की कोशिश करूं कि कंपटीशन के एरिया में ना मैं 2 तरह के स्टूडेंट से मिलता हूं आफ्टर द एग्जाम। एक कैटेगरी आती है सर पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, पहले तो मेरा सवाल आता है तुमने पूरा कर कैसे लिया। अगर उसने पूरा किया ना तो फिर उसने सवालों को उस लेवल पे जाके अटेम्प्ट नहीं किया या उस लेवल पे सही नहीं किया जो कि रिक्वायर्ड था। पूरा पेपर मैं नहीं समझता कि सही हो सकता है, सर होता होगा तभी तो गोल्ड मेडल आता होगा ना, वो एक एक्सेप्शनल केस है, मैं सब जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरी अप्रोच पेपर को 100% ले जाने पे नहीं होती थी, स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल पेपर्स। मैं कोशिश ये करता था कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो मैं क्वालिटी करके आऊँ। मेरा टारगेट ये होता था यार मैं 75, 80 का क्वालिटी पेपर अटेम्प्ट करके आऊँ ताकि मुझे सुकून हो कि यार मेरा पेपर पास हो जाएगा। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं 100 मार्क के पेपर करके आऊंगा, चाहे कैफ हो चाहे फाइनल हो। मैंने कोशिश ये की यार 80, 85 मार्क तक का अगर न्यूमेरिकल पेपर मैनेज किया, क्वालिटी पेपर अचीव किया तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, CA फाइनल का BFD मैंने सिर्फ 65 मार्क का अटेम्प्ट किया था, बाकी 35 मार्क गलत नहीं किए थे, अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, मैंने सिर्फ 65 मार्क अटेम्प्ट किया था। मैं 100% तो नहीं, लेकिन मैं 60-70% श्योर था कि मेरा पेपर निकल जाएगा। क्यों? मैंने 65 का जो अटेम्प्ट किया था ना वो मुझे पता है मैंने परफेक्ट अटेम्प्ट किया था। इसी तरह मैंने FAR1, FAR2 या कॉस्टिंग के पेपर अटेम्प्ट किए अपने टाइम पे, तो ये पेपर 75 से ज्यादा के नहीं किए होंगे, 70, 75 मैक्सिमम, अगर कोई होगा तो 80 मार्क का कर लिया होगा। हाँ, थ्योरी में ऐसा हो जाता था कि मुझे पूरा पूरा पेपर आ जाता था, लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मैंने भी कभी 100 या 90 मार्क के अटेम्प्ट नहीं किए, हार्डली 75 या मैक्सिमम हो तो 80 मार्क तक किए, लेकिन पेपर निकल जाता था क्योंकि मैं उस 75, 80 को ये मेक श्योर करता था कि उसमें सिर्फ चीजें पेलू ना, उसको मैं क्वालिटी परफॉर्म करके आ रहा हूं। कोई और सवाल हमजा? देखिए, अब तो आपको सारे टॉपिक के सारे सवाल दोबारा सॉल्व करने का भी मैं समझता हूँ टाइम नहीं है। आपने जैसे लेट से कोई टॉपिक उठाया, उसकी समरी और क्लास की नोटिंग्स या प्रेजेंटेशन गो थ्रू की, उसके बाद उस टॉपिक के जो बेंचमार्क सवाल है 4-5, बस आपने वो सॉल्व कर लिया।
फिर दूसरा टॉपिक उठाया, उसकी सारी समरी प्रेजेंटेशन गो थ्रू किया, क्लास की नोटिंग गो थ्रू की, उस टॉपिक के 5-6 बेंचमार्क सवाल सोल्व कर लिए। क्योंकि अब लेट्स से तुमने आई16 को 2 दिन रखे हैं, तो अगर 3.5 घंटे पर रखते हो तो तुम्हारे पास आई16 के लिए 7 घंटे हैं। 1 घंटा तुम थ्योरी रिवाइज करते हो तो तुम्हारे पास पीछे रहेगा 6 घंटे। 6 घंटे में तुम 6 से ज्यादा सवाल नहीं कर सकते। अगर हम आई16 के कंप्लीट सवालों की बात करें तो हम 6 घंटों में 6 से ज्यादा सवाल नहीं कर पाएंगे। तो क्लास में तो मैंने 25-30 सवाल करवाए होंगे, तो क्या मैं 25 से दोबारा सॉल्व करूंगा? नहीं। जो मैंने बेंचमार्क सवाल आइडेंटिफाई किए ना, वो कोशिश करके पासवर्ड की करवाएं। आप पहले उन बेंचमार्क सवालों को कर ले, उसके बाद अगर टाइम रह जाता तो फिर रिमेनिंग पासवर्ड्स को कर लीजिएगा। और लास्ट में पूरे पेपर 3 घंटे का 1 या 2 पेपर कम से कम आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाए। नहीं, वर्कशॉप में मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन, कोशिश नहीं बल्कि बता रहा हूँ कि वर्कशॉप में मैं वो क्वेश्चन नहीं करूंगा जो मैंने क्लास में सॉल्व किए हैं। जो जैसे टेक्स्ट में तो मेरे ख्याल अच्छे खासे सवाल है जो हमने क्लास में नहीं किए, इंडिविजुअल के, यूपी के, सेल्स टैक्स के, वो वर्कशॉप में कर रहे होंगे। FAR1 में आई16 में हमने 3-4 बड़े सवाल नहीं किए, वो हम कर रहे होंगे। और जो बाकी टॉपिक्स हैं उनके भी मैं वो सवाल सॉल्व करवाऊंगा जो आपने क्लास में सॉल्व, वरना फिर वर्कशॉप इफेक्टिव तो हो। क्लास वाले सवाल सॉल्व, हाँ क्लास का कोई ऐसा सवाल है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें मुझे लगता है यार सब कुछ ही रिवाइज हो रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 सवाल ऐसे भी करवा दो जो क्लास के सॉल्व करवाएं, लेकिन वो फिर बहुत ही बेंचमार्क सवाल होगा अगर मैंने कोई क्लास वाला सवाल दोबारा करवाया तो। मैं IQ में तो नहीं होऊंगा उसके बाद, फिर यही है कि ग्रुप पे मुझे टैग करके पूछ दिया करें। लेकिन ग्रुप पे अननेसेसरीली अगर मुझे टैग करेंगे ना कि सर कल क्या पढ़ाएंगे,